चलो आप लोग हेडिंग बना लो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में क्या था, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, प्लाज्मा। और कल हमने देखा था कि ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लस क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा कितना परसेंट था, 55% था प्लाज्मा, बाकी 45% ब्लड में क्या रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब होता है क्या, सेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो मोस्ट अबांडेंट सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जो मोस्ट अबांडेंट सेल है उसका नाम है क्या, नाम बताओ, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। एरिथ्रो का मतलब होता है एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है, बताओ, साइट का मतलब होता है सेल्स। तो रेड सेल्स मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की बात हो रही है, रेड सेल्स। इनको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स नहीं है वैसे, रेड ब्लड क्या कहा जाता है उनको, कॉर्पसेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है। अच्छा चलो, आरबीसी के बारे में बुक में जो दिया गया है एक बार ही पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोग पहले हेडिंग बना लो। सबसे पहले आप लोग लिखोगे, सबसे पहले जैसे बुक में दिया गया है ढंग से नोट्स बनाना है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे नंबर, लिखोगे पॉइंट, हेडिंग टाइप बनाओ, बुलेट बनाते रहो। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नंबर। नंबर में देखो एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा गया है कि ये आरबीसी ही मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स है। और फिर उसका क्या लिखा गया है, एक हेल्दी एडल्ट में कितना पाया जाता है वो दिया गया है। तो नंबर में आप लोग लिखोगे, नंबर में सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि मोस्ट अबंडेंट सेल लिखोगे। चलो लिखो मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट, इतना लिखने से हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट है ये तीनों में से, और कितना पाया जाता है वो भी लिख लो, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है। कहाँ, पर क्या लिखा गया है, कितने ब्लड में, पूरे बॉडी में नहीं, पर मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है। और 1 मिलीमीटर क्यूब मतलब समझ रहे हो ना, छोटा सा 1 मिलीमीटर क्यूब जितना ब्लड और वॉल्यूम लिखा गया है, उतने वॉल्यूम ऑफ ब्लड में आपको क्या मिलेगा, इतना मिलियन नंबर ऑफ आरबीसी मिलता है। अब ये जो नंबर दिया गया है ये एक्चुअली मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये हर ह्यूमन में नहीं है, ये एक्चुअली ये एवरेज है इन व्हाट, इन हेल्दी मेल एडल्ट में। ठीक है। फीमेल में थोड़ा सा इससे कम रहता है। आपको अगर पूछा गया एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको आंसर करना है, नीट के एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इन फीमेल्स, इन फीमेल्स, आप लोगों में फीमेल्स में द नंबर इज हाउ मच, द नंबर इज पूरा 1 मिलियन कम रहता है, 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लड़कियों में नॉर्मल है मतलब। ठीक है। जैसे लड़कियों में थोड़ा मसल्स कम रहता है, तो ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। जैसे मैं आप अपना हाथ देखूंगा और जैसे आप लोग अपना हाथ देखोगे तो फिर आपका हाथ मेरे से छोटा होगा, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है ना कि आप इससे कम लिख सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा, वैसे लड़कियों में कम हुआ क्यों, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एक्चुअली ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल फ्लो। हर महीने लड़कियों का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, जिसके चलते आरबीसी कम होता है लड़कों से। ठीक है। चलो नंबर के साथ इतना जानोगे, नंबर के बारे में काफ़ी है। मेल में अलग, फीमेल में अलग, फीमेल में क्यों कम वो भी हमने जान लिया। अब नंबर के बाद नेक्स्ट आ जाता है, फिर एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है देखो। उसके बाद आरबीसी के शेप के बारे में कहा गया है। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेमल्स में क्या रहता है, ये न्यूक्लियस नहीं रहता है इसमें। और क्या कहा गया है, शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। चलो ठीक है। तो आप लोग लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे आप लोग नेक्स्ट लिखो, नंबर के बाद सेकंड पॉइंट बनाओ, शेप बना लो। नेक्स्ट लिख लो शेप। शेप लिखा है तो पहले हम लोग शेप लिख लेंगे। शेप किस तरह का होता है, बाय कॉन्केव। बाय कॉन्केव शेप का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। बाय कॉन्केव मतलब अगर आरबीसी को हम लोग साइड से देखेंगे ना, तो आरबीसी कुछ इस तरह का दिखता है।
आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फोटोज वगैरह में या फिर कहीं और, आपने ब्लड का जब फोटो देखा होगा, कुछ आपको ऐसा सेल दिखता है जो थोड़ा प्लेट की तरह होता है, रेड रेड कलर का, देखा होगा ना। तो वो जो बीच में से दबा हुआ होता है, वो दोनों तरफ से दबा हुआ होता है, इसीलिए वो क्या हो गया, बाई कॉनकेव। आप लोगों ने लेंस पढ़ा होगा ना, बाई कॉनकेव लेंस, तो उस शेप का होता है कुछ, तो ये बाई कॉनकेव इसलिए कहा जाता है। अच्छा, अब बाई कॉनकेव हुआ क्यों, ये सेल बीच में से दब क्यों गया, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस अंदर का, वो न्यूक्लियस नहीं है। तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, फिर थोड़ा सा जस्ट फॉर योर एडेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इसमें खाली न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ए मेच्योर आरबीसी डज नॉट हैव, और क्या क्या नहीं होता, डज नॉट हैव, उसमें सेल ऑर्गेनेलिस भी नहीं होता, खास करके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, जैसे कि जैसे हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब नहीं रहता। अच्छा, अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होता, तो फिर नॉर्मल सेल के तरह ये तो काम नहीं करता, ये तो सेल डिवाइड भी नहीं करता वैसे, लेकिन ये सब हम लोग गायब क्यों कर देते हैं, गायब इसीलिए कर देते हैं, आप लोग खुद ही सोच के देखो, आरबीसी का मेन काम क्या है, आपने पढ़ा अभी पैराग्राफ में, ट्रांसपोर्ट करना गैस को। ये तो बेसिकली प्रैक्टिकली क्या है, ये एक सिलेंडर की तरह है जो घर घर क्या पहुंचाता है, गैस पहुंचाता है। घर घर मतलब क्या, हर सेल के पास। तो घर घर गैस पहुंचाने के लिए सिलेंडर के अंदर तो कुछ और नहीं रखते ना हम लोग, सिलेंडर के अंदर क्या, जितना हो सके खाली जगह रखेंगे ताकि वहां पर भर के हम लोग गैस लाए। तो बेसिकली हम लोग इस सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होगा सिलेंडर खाली होते जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा, गैस ट्रांसपोर्ट कर पाएगा फिर। ठीक है, चलो, तो आप लोग लिखोगे, इससे क्या होता है, इट इनेबल्स द आरबीसी, enables the RBC to transport, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर गैसेस। ठीक है, चलो, शेप के साथ रिलेटेड जो बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ जाते हैं, उसमें कहा गया है उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, उनके अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहता है, कॉल्ड व्हाट, हीमोग्लोबिन, और इसीलिए उसका कलर आया है और उनका नाम रेड ब्लड कॉर्पस्कल पड़ा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है, तो इसीलिए मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल के रखा है। ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हमने बायोमोलिक्यूलर क्लास में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है, याद है। तो मैंने तब कहा था कि उसमें 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब जोड़ी में होता है, आपने शायद लिखा था कि 2 अल्फा होता है 2 बीटा होता है, याद है आपको, 2 अल्फा 2 बीटा मतलब पेयर पेयर में होगा। तो इसमें ध्यान से देखना, ये रेड 2 सेम है और ब्लू 2 क्या है, सेम है, बस कलर देख लो आप लोग। अब ये जो 4 चेन्स है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है हीमोग्लोबिन का, एक हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, कुछ प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। ये जो हेलिकली कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। प्रोटीन वाले पार्ट में क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम लोग हिम कहते हैं। प्रोटीन वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्लोबिन कहा जाता है। अब हिम वाला पार्ट कौन सा है, ये जो हमने अभी डिस्कस किया रेड और ब्लू, ये कौन सा पार्ट है, ग्लोबिन वाला पार्ट। इसके अलावा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, हिम वाला पार्ट है। आप लोगों को ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया हुआ है, ये जो चेन बना है स्प्रिंग जैसा, ये किससे बना है, एमिनो एसिड का चेन है। अब इसमें कुछ कुछ आपको स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा, ये जो है ये एमिनो एसिड नहीं है एक्चुअली, है ना, हमने हाल में एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो ये जो यहाँ पर छुपा हुआ है, ये भी एमिनो एसिड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इनको हम लोग, इनका नाम है पोरफायरिन रिंग्स, मैं लिख के दूंगा, अभी सुनो बस। ये जो 4 पोरफायरिन रिंग है वो कहाँ अटैच्ड है, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक एक पोरफायरिन रिंग अटैच्ड है, और ये 4 रिंग मिलके क्या बनता है, हिम वाला ग्रुप बनता है। ठीक है, फिर कहा जाता है उसको हीमोग्लोबिन। अब कहा गया है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लिखा गया ना, तो इसमें आयरन कहाँ है, अगर जूम करके देखेंगे ना, ये जो 4 पोरफायरिन रिंग है उसके बीच में यहाँ पर सेंट्रल, अरे जूम नहीं हो रहा, इसमें बीच में सेंट्रल पोर्शन में आपको यहाँ पर ब्राउन कलर में थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है। ये जो ब्राउन पोर्शन है वही क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आयरन को। तो फिर यहाँ पर 4 पोरफायरिन रिंग में सब में आपको दिख रहा होगा, सेंटर पे क्या है,
एक एक आयरन है, हर आयरन एक एक ऑक्सीजन अपने पीठ पे कैरी कर सकता है। तो एज ए रिजल्ट एक हीमोग्लोबिन कितना कैरी कर सकता है? फिर चार्ज जो हमने पढ़ा था किसमें, ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया। चलो जो समझ आया उसको लिखते हैं। चलो नेक्स्ट आप लोग लिखोगे, ऐसे ही पॉइंट बना लो शेप के बाद, नेक्स्ट पॉइंट बना लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को अगर ब्रेक करेंगे, वन हीमोग्लोबिन, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किसी लिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन भी आ गया है। वन हीमोग्लोबिन इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे एक आता है उसमें क्या, हिम, जो क्या है नॉन प्रोटीन है, और एक आता है उसमें क्या, ग्लोबिन, जो प्रोटीन वाला हिस्सा है। तो हिम के नीचे लिखेंगे क्या, ये क्या है, ये नॉन प्रोटीन है। ठीक है, ये नॉन प्रोटीन है। और ग्लोबिन के नीचे क्या लिखेंगे, ये प्रोटीन वाला पार्ट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हिम को ब्रेक करते हैं। एक हिम में क्या है, फोर, कौन सा रिंग कहा था मैंने, पोरफायरिन रिंग्स कहा जाता है उनको। ठीक है, अब ये सब रिंग का नाम आपको बोर्ड एग्जाम में ना ही नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। रिंग का नाम मैंने इसलिए लिखा है, कुछ रिंग, सम रिंग ऐसे लिखने से अच्छा नाम ही जान लो। ठीक है, क्योंकि हमने देख ही लिया है स्ट्रक्चर। तो फोर पोरफायरिन रिंग्स विथ ए, उस बीच में क्या रहता है, Fe2 आयरन एट द सेंटर ऑफ ईच। हर एक के सेंटर में, रिंग के सेंटर में एक एक आपको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाता है। और ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट है उसमें क्या रहता है, इट हैज फोर व्हाट, फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहता है उसमें। आ गया समझ? फिर हीमोग्लोबिन कितना रहता है वो भी लिखा गया बुक में, देखो एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है इन एवरी 100 ml। ये फिर से आपको दिया गया है मेल एडल्ट का, आपको नंबर दिया गया है। खैर जो भी है, आपको बहुत सारा डाटा नहीं दूंगा लेकिन याद करना मुश्किल हो जाएगा, आप मेल का ही याद कर लो। तो क्या लिखा गया है, कितना लिखा गया था, 12 to 16 ग्राम पाया जाता है हीमोग्लोबिन। कितने ब्लड में, पूरे बॉडी में नहीं, पर 100 ml में पाया जाता है। देख लिया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप लोग, नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आरबीसी के लाइफ स्पैन के बारे में लिखा गया है, और फिर कहा गया है जैसे लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, कहाँ पर, हमारे स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन आपने देखा हमारे स्टमक के पीछे रहता है, एक छोटा सा बहुत ही रेडिश कलर का चीज़। आप लोगों ने कभी अगर चिकन वगैरह या मच्छी वगैरह साफ करते हुए देखा होगा घर पे, तो एक एकदम डार्क रेडिश कलर का कुछ एक छोटा सा चीज़ ना फेंक दिया जाता है, नहीं तो आपका चिकन या फिर फिश जो भी होता है वो बहुत करवा हो जाता है। देखा है कभी, नोटिस करना तो कभी, वही स्प्लिन होता है। खैर, तो आप लोग लिखो, क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट बनाना आप लोग लाइफ स्पैन। नेक्स्ट पॉइंट बनाना लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज, या फिर कोई कोई इसको 12 वीक्स लिखेगा, या फिर कोई कोई इसको 3 मंथ्स ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, फिर ये भी लिख लो कि स्प्लीन में जाके, क्योंकि आरबीसी को मार दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन को इसीलिए क्या कहा जा रहा है, बुक में क्या लिखा गया ब्रैकेट में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, किसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को कहा जाता है। वैसे एक और चीज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एक्स्ट्रा आरबीसी अगर स्टोर भी करना है तो वो कहाँ स्टोर किया जाता है, स्प्लीन के अंदर ही स्टोर किया जाता है। तो फिर इसीलिए स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज, हमारा उसको ब्लड बैंक भी कह देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है, अगर हर 3 महीने बाद आरबीसी मर जाता है, फिर नया नया आरबीसी कहाँ से बनते रहता है, क्योंकि नॉर्मली सेलों में होता है कि सेल डिवाइड करता है, नया नया सेल बनता है। इसके पास तो न्यूक्लियस वगैरह है ही नहीं, तो सेल डिवाइड करके नया सेल बन नहीं पाएगा। तो फिर नया जो भी आरबीसी, या फिर आरबीसी कह लो, या फिर कोई भी ब्लड सेल ले लो, ठीक है, खाली आरबीसी की बात नहीं है, कोई भी ब्लड ले लो। बीच में मैंने ये लाइन स्किप किया जानबूझ के अभी बताने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा गया आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द व्हाट, रेड बोन मेरो इन द व्हाट, एडल्ट लिखा गया है। कोई भी ब्लड सेल हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर डब्ल्यूबीसी नहीं लेके के आपको डब्ल्यूबीसी का कोई टाइप अगर घुमा के पूछ लिया गया, बताओ लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, तो आंसर आपका हमेशा क्या है, रेड बोन मेरो में ही हमारा ब्लड सेल्स बनता है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर लाइफ स्पैन के बाद नेक्स्ट लिखना फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लिखना
all the blood cells are produced in what? In रेड बोन मेरो। तो अब रेड बोन मेरो छोड़ के क्या और भी बोन मेरो होता है? जी हाँ, होता है। येलो बोन मेरो भी पाया जाता है हमारे बॉडी में, लेकिन वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, येलो और रेड दो तरह का बोन मेरो पाया जाता है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग एरिथ्रोसाइट पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज उसका एक स्पेसिफिक नेम है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज उसका एक स्पेसिफिक नाम है। ये मैं कहीं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। मैं लिंक्ड है इसलिए अभी बता रहा हूँ। आरबीसी के प्रोडक्शन को कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस का मतलब सिंथेसिस। और इंटरेस्टिंगली रेड बोन मेरो को एक हार्मोन का सिग्नल आता है कि तुमको अब आरबीसी बनाना है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन, और ये रिलीज करता है कौन? रिलीज्ड बाय किडनीज। ये सब कुछ एडल्ट्स में ही दिया गया है, जो भी तुमको ये सब रेंज वगैरह दिया गया ना। ठीक है, मेन मेन चीज़ों का आंदोलन कर देना। प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। रिलीज कौन करता है? किडनी। और कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है।